नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। स्वागत है सभी आपका हमारी खास पेशकश, जहां बात होगी कोरोना का अटैक, रहे सतर्क। दरअसल भारत में नए उभरते कोविड-19 वेरिएंट NB.1.8.1 का एक मामला आया है। इसके अलावा LF.7 वेरिएंट के 4 मामले सामने आ गए। ये सब वेरिएंट हैं और ये निष्कर्ष इंडियन सोर्स COV2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम से सामने आए हैं, जो वायरस में जेनेटिक चेंज की निगरानी करता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में हाल ही में एक बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ICMR और अन्य प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों के विशेषज्ञों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। स्थिति की समीक्षा की। दिल्ली में 23 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 4 मामले सामने आए हैं। तेलंगाना में एक नए कोरोना केस की पुष्टि हुई है नए सब वेरिएंट से। और अगर पिछले 20 दिनों के हम सिलसिलेवार वृद्धि के बीच देखें तो बेंगलुरु में 9 महीने के बच्चे का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। केरल में अकेले मई के महीने में सिर्फ 273 मामले दर्ज किए गए हैं। अब आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे कि ये 2 वेरिएंट क्या है, जो नए वेरिएंट मैंने आपको बताया NB और NF, और क्या इनको लेकर चिंता की कोई बात है? हमें सतर्क रहने की तो आवश्यकता है ही है, लेकिन क्या ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में है? सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए मौजूदा कोरोना की कुछ जानकारियां बता देते हैं। तो भारत में सामने आए हैं कोरोना के 2 नए वेरिएंट, जिन्हें सब वेरिएंट की श्रेणी में रखा गया है। कितने खतरनाक हैं? NB.1.8 और 1 और LF.7 वेरिएंट, जो और सब वेरिएंट की चीन और एशिया में सबसे ज्यादा संख्या यही वेरिएंट है जो उन्होंने यहां पे खतरा फैलाया था। 1000 के पार पहुंच चुके हैं भारत में मौजूदा कोरोना के मामले। नोएडा में कोरोना केस की संख्या जो है वो 10 पहुंच गई है। ताजा मामले आज ही के दिन आए हैं। एक दिन में नोएडा में सामने आए हैं 9 नए कोरोना के मामले। अप्रैल में NB.1.8.1 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया था तमिलनाडु से। भारत में सामने आए कोरोना के 2 नए वेरिएंट। तो ये हमने आपको जानकारी दी है कि NB.1.8.1 और LF.7 ये जिस तरह से मामले सामने आए हैं, और अब सवाल यही है, क्या ये सब वेरिएंट जो हैं ये लेने जो खतरनाक हैं, कितने खतरनाक हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार से आपको बता दें कि अगर हम बात कर लें कोरोना को लेकर के कि कोरोना का अटैक जिस तरह से रहा है, 26 मई सुबह 8 बजे तक की अगर हम बात कर लें तो कोरोना के एक्टिव मामले भारत में 1000 के पार यानी 1009 हो चुके हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से 752 मरीज 19 मई 2025 के बाद दर्ज किए गए, यानी कि 19 मई के बाद से लगातार वृद्धि हो रही है और इसमें कहीं ना कहीं कमियां भी हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि इस दौरान 305 मरीज ठीक हो गए और 7 लोगों की जान भी गई है। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में सबसे ज्यादा मरीज हैं। और अब आज इस कोरोना को लेकर जो अटैक हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्या कमियां हैं, कैसे क्या है। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ आज के मुख्य मेहमान मौजूद हैं। मैं परिचय करा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर स्वपन गुप्ता जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में। डॉक्टर स्वपन, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अभी तक जो हमने दर्शकों को मैं जानकारियां बता रहा था चीज़ों को लेकर के, तमाम रिपोर्ट्स भी हम देख रहे थे। 1000 से ज़्यादा एक्टिव केस हो चुके हैं और 19 मई के बाद से लगातार ये स्थिति बढ़ रही है। सबसे पहले जो मौजूदा समय में ये कोरोना का अटैक दोबारा से शुरू हो रहा है, क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? बेसिकली जो कोरोना का वेरिएंट आपने बताया NB.1.8.1 और LF.7 जो है, तो ये बेसिकली कोरोना के वो वेरिएंट्स हैं, इनसे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना बहुत पहले भी था और बहुत आगे भी रहेगा। ये कोरोना के साथ ही जीवन हमारा चलेगा। पहले इतना हम लोग हाईटेक नहीं थे कि चीज़ों को समझ पाते। पहले किसी की मृत्यु होती तो उतना आइडेंटिफाई नहीं हो पाता था कि किससे मृत्यु हुई या क्या दिक्कत थी।
अभी जो सिचुएशंस है कि जो सामने हमारी चीज़ें आ रही हैं तो उसमें कम से कम हम आइडेंटिफाइड कर पाते हैं कि किस वजह से क्या दिक्कत है पेशेंट को। और पिछले हम लोग 2-3 साल पहले जब कोरोना से पूरा देश और पूरा विश्व लड़ रहा था, तो उसमें भी जो वेरिएंट आए थे वो बहुत ज़्यादा सीवियर थे और कहीं ना कहीं उससे हमारे पूरे विश्व को क्षति हुई है। हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखना पड़ा है। अभी जो वेरिएंट्स आए हैं वो इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं, इट्स लाइक ए सिंपल एज ए वायरल डिजीज। और इसके साथ हमको ही अब जीवन भर रहना है और ये नए नए म्यूटेंट होके ये बार बार आते रहेंगे। और बस लेकिन हाँ, कोरोना से हमें सतर्क रहने की ज़रूरत के अलावा भी अपने स्वास्थ्य के प्रति वैसे भी सचेत रहना चाहिए। और जो प्रोटोकॉल्स हैं, कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि कम से कम ये हमारा संक्रमण ना हो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना फैले। बिल्कुल। ये हमारी पहल होना चाहिए। उसके लिए हम लोग लाइक मॉब में थोड़ा सा कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करें, जिस तरह से पूरा विश्व जानता है। इट्स नॉट ए लाइक न्यू थिंग। जो हम बताएंगे वो चीज़ें सबको अच्छे से पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरह से हमें हाइजीनिक रहना है, किस तरह से हमें ज़्यादा मॉब में नहीं जाना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो पेशेंट्स हमारे जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनकी अगर मृत्यु भी हो रही है, तो वो सारे पेशेंट जो कोमॉर्बिडेड है, लाइक जिनको प्रतिरोधक क्षमता उनके शरीर की कम है, वो उन पेशेंट्स की मृत्यु हो रही है। और जो पिछली बार जो कोरोना था उसमें जो इंटरस्टिशियल जो निमोनिया जो हो रहा था, वो समस्या का विषय था, जिसमें सेचुरेशन 30, 40, 50 उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाता था। तो उससे हमारे पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती थी। अभी जो ये वेरिएंट आया है, इससे हमें बस अपना जो नॉर्मल हम लोग दवा लेते हैं, खांसी जुकाम बुखार और ये जो वायरल इलनेस है हमारी, उसको हम करके और प्रिकॉशंस लेके हम लोग इससे सचेत रह के बच सकते हैं। चलिए, आपने जो बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से कोरोना को लेकर के हमने डॉक्टर स्वपन जी हमने बातचीत करी थी और उसको लेकर के भी हमने देखा था कि कितना ज़्यादा वो भयानक 2 साल बीते थे। कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ से दुख भरी खबरें जो है वो सामने ना आई हो। बहरहाल आपने कई अच्छी चीज़ें बताई और आपने बिल्कुल सही कहा कि सावधानी बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से जो 3 लेयर सिक्योरिटी होता है, डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड सैनिटाइजेशन, इनको बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप देखिए कि अब जो 2 सब वेरिएंट आ गए, नाम ले लेता हूँ, NB.1, 8.1 और 11.7, ये 2 जो लक्षण हैं, मैं जरा इस पे आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये 2 सब वेरिएंट है, ये कितना ज़्यादा खतरनाक है इनको लेकर? सच कोई बहुत ज़्यादा, मैं फिर बता रहा हूँ कि अभी ये जब तक जीवन चलता रहेगा, ये बदल बदल के अपना जो है रूप नया नया आता रहेगा। और ये सब चीज़ें हमारे शरीर में पहले से ही विद्यमान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने जो प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, जब कमज़ोर होती है तब बीमारी हमारे ऊपर हावी होती है। तो हमें प्रतिरोधक क्षमता को अपनी बढ़ा के रखना है और फिर वेरिएंट कोई भी आए, कितना भी आए, उससे हमारे शरीर को कोई क्षति नहीं होगी, ये विश्वास मानिए। बाकी जो है चीज़ें, जो अभी जो ये वेरिएंट अपना बदल के आया है, इसमें जो प्रोटीन और या और जो साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस तरह से मतलब जो उतना खतरनाक नहीं है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो है हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि सावधानी ही हमारे जीवन को बचा सकती है। बिल्कुल, सावधानी जो है वो जीवन को बचा सकती है। और बिल्कुल डॉक्टर स्वपन आपने सही कहा कि, और WHO की माने तो ये अभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में भी नहीं है डॉक्टर, और ना वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की, अभी दोनों श्रेणियों में नहीं रखा, इसको निगरानी एक तीसरी श्रेणी में रख दिया है, जो 2 सब वेरिएंट है। क्योंकि म्यूटेशन वाली जो हम लोग चीज़ें, आप समझते होंगे इस चीज़ों को, टेक्निकल थोड़ा मेडिकल लैंग्वेज में है कि लगातार इसमें बदलाव होता रहता है। अगर हम दर्शकों के लिए आम भाषा में बात करें तो इन जो वायरसों में लगातार बदलाव होता रहता है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट अब बताया जा रहा है GN.1 को, इसके बाद 2 सब वेरिएंट और आ गए हैं इस पे। और कहा तो ये भी जा रहा है डॉक्टर स्वपन कि इसने चीन और एशिया में बड़ी जो है ज़्यादा नुकसान हाल फिलहाल में पहुंचाया है। आपसे एक और प्रश्न ये रहेगा कि हालिया 19 मई से अगर हम मोटा माटी मान लें, तो हमने जो आंकड़े भी बताए, लगातार मामलों में तेजी आई है। कहाँ लापरवाही हो रही है, प्रशासनिक स्तर पे या मेडिकल स्तर पे या फिर जनता के जागरूकता के? हालांकि अब जागरूकता की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमने 2 साल देखा था, इससे बड़ी जागरूकता कोरोना हमें कोई नहीं सिखा सकता। जी देखिए, समस्या सिर्फ हमारे
समाज के अंदर ये है कि उनको भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा है। जब चीज़ें हमारे साथ घटित होती हैं तब तो सारे प्रिकॉशंस और सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हम किस चीज़ों से और किन परिस्थितियों से निकल के आए हैं। तो अभी भी वही स्थिति है, प्रशासनिक स्तर से सारी चीज़ें मैनेज्ड हैं और हमारे स्वास्थ्य के स्तर से पूरी तरह से सब चीज़ें, सबकी तैयारी है। और बस ये हमारा जो समाज से आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि प्रिकॉशंस आपको लेना है और आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है जो हमने कोविड प्रोटोकॉल पिछले 3 सालों में आपको समझाए हैं, आपको सिखाए हैं। वो चीज़ें वैसे भी अगर कोई बीमारी भी ना हो फिर भी हमें उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए ताकि जो है हमें कोई संक्रमण ना हो। बिल्कुल आपने सही कहा कि संक्रमण के लिए प्रोटोकॉल की बहुत ज़रूरत है। और बिल्कुल भूलने की बीमारी जो मैंने देखा है कि जैसे तीसरी लहर जब आई थी, डॉक्टर साहब आपने देखा होगा चीज़ों को लेकर के, जब तीसरी लहर आई थी और उसके बाद जब वो धीमी हुई, धीमी होते होते उस चीज़ को हमने देखा कि लोगों ने मास्क उतार दिया। फिर वही सैनिटाइज़र भी देखिएगा, पहले डिमांड के 5 लीटर का क्या कीमत बढ़ गई थी जब डिमांड हुआ था, उसके बाद अब तो आप समझिए 200-200 रुपये में बिकने लगे क्योंकि अब ज़रूरत ख़त्म हो गई, लोगों को लगा। और धीरे धीरे मास्क हटा, सोशल डिस्टेंसिंग भी खत्म हो गई। पहले कहते थे कि हर जगह लाइन जा लगती थी, गोले लगे हुए थे, 2-2 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी चीज है, अब सब खत्म हो गया है। लेकिन एक प्रश्न जो है आगे बगा है, जब मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, लोग मिलते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं कि कोरोना कहीं गया नहीं है, वो हमारे साथ हमारे शरीर में है, अब वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है। कितना सच है ये बात? हमारे शरीर में कोरोना तो इसलिए के जो चीज़ें हमें सामने दिख रही हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, पूरा गैलेक्सी हमारे शरीर में है। जो चीज़ें समय समय पे निकलती रहती हैं उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। वो सारी चीज़ें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर में विद्यमान रहती हैं और उनको जब उसका सर्कमस्टांसेस और उनके अनुरूप जो है परिस्थितियाँ मिल जाती हैं तो फिर वो सामने निकल के आती हैं। कई अच्छी होती हैं, कई खराब होती हैं। तो कोरोना ये हमारे शरीर में पहले से ही विद्यमान था और जीवन भर रहेगा और इसके वेरिएंट्स आगे आने वाले समय में आते रहेंगे और ये सब चीज़ें होती रहेंगी। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन जो पेशेंट को मॉर्बिडेट हैं, लाइक जिनको किडनी की ट्रांसप्लांट हुआ है या जिनको कैंसर है या जिनको और लाइक बीमारियां हैं, तो वो उनको सतर्कता बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और ये संक्रमण उसमें बहुत ज़्यादा तरह से प्रहार करता है। बिल्कुल आपने एक बात सही की, जो क्रॉनिकल डिसीजेस हैं, आपने बिल्कुल जिसका नाम लिया, मैं एक बार दर्शकों को और बता देता हूँ, जैसे कैंसर हो गई जी, डॉक्टर साहब। कैंसर हो जी। गया और इसके अलावा हमारे जो पेशेंट जिनका किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह हुआ है, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है या और बीमारियां जो काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कत में रहते हैं लोग, तो उनके साथ में ये समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है ना? क्योंकि डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डायबिटीज़ अगर आपकी बढ़ी रहेगी या दिक्कत होगी तो संक्रमण कोरोना के अलावा भी बहुत सारे हैं जो शरीर में बिल्कुल। आपके विद्यमान हो जाएंगे। लेकिन आपने डायबिटीज़ की बात करी डॉक्टर साहब, और कोरोना के समय हमने ये देखा था, आप तो देखते ही होंगे चीज़ों को, कि कई ऐसे मरीज थे डायबिटीज का जिनका जीवन में कोई निशान नहीं था लेकिन पॉजिटिव हुए और डायबिटीज अचानक से 400-500 पहुंच जाती थी। तो कहीं ना कहीं क्या ये इफेक्टेड बाय कोरोना है? नहीं, बेसिकली क्या है कि डायबिटीज़ एक छुपा हुआ चोर है जो कि जब निकल के आता है, वो जब निकल के आता है जब बहुत देर हो जाती है। तो और वो कहीं न कहीं हमारे लाइफ़स्टाइल पे, हमारे खाने-पीने के उसमें, ये सब जगह से बहुत ज़्यादा समस्या का विषय रहता है। जब डायबिटीज़ पता लगी, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं 500-600 डायबिटीज़ वाले, उनको पता ही नहीं रहता है कि उनको डायबिटीज़ है। लेकिन जब समस्या इतनी बढ़ जाती है, 500 डायबिटीज़ लिए जो व्यक्ति टहल रहा होता है, उसका फिर कहीं किडनी सफ़र कर रही होती है या फिर कहीं और उसको जो है संक्रमण बार-बार होता रहता है। अगर वो डॉक्टर की सलाह नहीं लेता है, मेडिकल स्टोर से लेके दवा खाते रहते हैं या फिर अपने जो भी और उनके साथ संसाधन है उनका प्रयोग करते हैं, तो कहीं न कहीं वो अपना नुकसान करते हैं।
बिल्कुल, देखिए आपने जिस तरह से कहा डायबिटीज़ जो है वो एक छुपा हुआ चोर है, बिल्कुल आपने सही कहा कि और आज के लाइफ़स्टाइल में अगर डॉक्टर साहब अपन देखें तो स्थितियाँ बड़ी अलग जाती हैं। एक हम देख रहे होंगे, आप भी देखते होंगे, वो कई वीडियोस हैं डांस करते-करते या फिर को खड़े-खड़े ही अटैक आ गया। जी। और कई लोग उसको कोरोना से जोड़ के भी देखते हैं कि इसका चीज़ें हैं। खैर ये एक विवादास्पद चीज़ें हैं, लेकिन आफ्टर कोरोना क्योंकि कहीं न कहीं कोरोना से इफ़ेक्टेड चीज़ें होती हैं और जाहिर सी बात है हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी, नई बीमारी आई, महाप्रलय। और इसके बाद हमने देखा अपना जो हमारा पुराना लाइफस्टाइल था और जिन जिन ने उसको फॉलो किया उनके साथ दिक्कतें शुरू हो गई हैं, किसी को कोलैप्स हो जाता था। जी। जी, इस पर क्या कहेंगे? बेसिकली लाइफ स्टाइल जो है ना, लाइफ स्टाइल में लोग उसका सही से परिभाषा को समझ नहीं पा रहे हैं। लाइफ स्टाइल का मतलब ये नहीं है कि आप जो है अच्छे कपड़े पहनिए और मूवमेंट उनका बहुत अच्छा होना चाहिए। लाइफ स्टाइल का मतलब है आपके सुबह उठने से लेके आपके सोने तक का, और उसमें कितना सोना है। और खाना जो है ना, खाना एक हमारे लिए अमृत है जो प्रभु ने इस पृथ्वी पे भेजा है, लेकिन उस अमृत को कितना खाना है। अगर वो तादाद से ज़्यादा ले लेंगे तो वो विष का कार्य करता है। तो खाना सबसे पहले आपको कितना खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है, ये पता होना चाहिए। अगर अपना आप खाना प्रॉपर मैनेज कर लेंगे ना, तो आपको डायबिटीज़ होने के बहुत कम चांसेस रहेंगे, ये पक्की बात है। और चलिए। वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समाज में लोग जो वर्कआउट नहीं करते हैं, जैसे पहले के लोग हमारे लाइक ज़्यादातर हम लोग कृषि प्रधान देश हैं, तो कृषि का कार्य होता था तो लोग मेहनत करते थे। अब मेहनत हो नहीं रही है। अब जिस तरह से आप देखते हैं कि ऑल ऑफ सडन जिम में गए और वहाँ पे किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया या दिक्कतें आ रही हैं और लीन है बॉडी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो ओवर ज़्यादा अपने शरीर के प्रति सोचना और कार्य करना। अब पता लगा वहाँ पे जिम में है तो ज़्यादा अपने जोश से ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा वज़न उठा रहे हैं, और ये चीज़ें सने सने करके आगे मैनेज करती हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मैनेज करिए, अपने स्टेमिना को बढ़ाइए। ज़रूरी नहीं कि आप 120 किलोग्राम बेंच प्रेस करेंगे तभी आप वर्जिश कर रहे हैं। आप भले ही 15 किलोग्राम से करिए, लेकिन वो आपके लिए, शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए। बिल्कुल ही ओवर स्मार्टनेस जो है वो ज़्यादा ही या घातक है। डेफिनेटली। बिल्कुल ओवर स्मार्टनेस की आपने डॉक्टर साहब ने बात करी। अच्छा, आपने खाने को लेकर के अभी बातचीत करी थी, खाने को चीज़ों को लेकर के, तो डॉक्टर साहब आपसे सबसे पहला सवाल थोड़ा सा इसी को लेकर कर लेते हैं, फिर हम चीज़ों पे आते हैं। डाइट क्या फॉलो करनी चाहिए, स्पेसिफिक किन चीज़ों के ज़्यादा हमें सेवन करना चाहिए और क्या मौसमी फलों को भी हमें ज़्यादा अपनी डाइट में रहना चाहिए या कम, क्योंकि हम लोग देखते हैं भारत में कार्बोहाइड्रेट्स पे लोग ज़्यादा जा रहे हैं। देखिए, मसला क्या है ना कि भारत देश के अंदर जो खाने का प्रचलन है, वो पूरे विश्व में सबसे शानदार खाना भारत देश का है। अलग अलग प्रदेश है, अलग अलग भोजन है और बहुत ही शानदार हमारी थाली होती है। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए 12 से 1600 कैलोरी एक दिन में पर्याप्त होती है। लेकिन वो 12 से 1600 कैलोरी नहीं लेता है, वो 12 से 20,000 कैलोरी लेता है। तो वो कैलोरी फिर एक्यूमुलेट होती रहती है और वो कहीं ना कहीं जो है उनके बीमारी का कारण बनती है। तो स्वस्थ रहना ज़रूरी है। और भोजन जो है, ये शरीर प्रभु ने शाकाहार के लिए बनाया है, इस बात को बहुत समझना ज़रूरी है। क्योंकि पिछले 20 साल से मैं मरीज़ों को यही बता रहा हूँ कि जो मांसाहार करते हैं तो उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो 7 से 8 मीटर लंबी होती है। लेकिन जो हमारा मानव रूपी शरीर है, ये 32 मीटर की आंत होती है। तो जो खाना आज हम खाते हैं वो 3 दिन बाद जो है हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो वो प्रॉपर हमारे शरीर को कहीं ना कहीं ख़राब करता है। हमारे आज आप देखिए दो ही समस्याएं लोगों के साथ हैं, आधे खा नहीं पा रहे हैं, आधे जो है फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बात तो सही है। भोजन का सीधा संबंध आपके खाना और पकाना से है। अगर खाना खाएंगे सही से तभी सही से पकाना होगा। लेकिन आज के लाइफ स्टाइल में लोग नॉनवेज को इतना तरजीह दिए हुए हैं और वो क्या खा रहे हैं उनको खुद नहीं मालूम है। तो इट इज़ बेटर टू बी ए लाइक वेजिटेरियन। जितना आप रहेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि जो दाल रोटी सब्जी सलाद और ये जो चीज़ें हैं, इसको पचने में 1.5 से 2 घंटा लगता है। और जो आप नॉनवेज ले रहे हैं उसको पचने में 18 से 20 घंटे भी लगते हैं। और कई बार क्या होता है, वो संक्रमित है कहीं ना कहीं। आप नाउअडेज आप देखिए जो चिकन का है प्रारूप, क्या है चिकन का प्रारूप, एक छोटा सा चूज़ा जो है इंजेक्शन से वो 150 ग्राम का चूज़ा 450 ग्राम हो जाता है 40 दिन में। फिर वो क्या खा रहे हैं आपको स्वयं समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल।
अंडे अगर आप खा रहे हैं तो अंडे भी आप दाना देके मुर्गी को अंडा दिया जा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं संक्रमित है। तो जो सबसे बेस्ट है कि शाकाहार में आप सब्जियां खाइए, दालें खाइए, रोटी खाइए। वहाँ के लिए नॉनवेज है जहाँ पर इतने सारे व्यवस्थाएं नहीं खाना है। नहीं है, जी। व्यवस्थाएं नहीं है। हमारे यहाँ प्रभु का बहुत आशीर्वाद है कि खाने में इतनी वैरायटीज़ हैं, लेकिन उन वैरायटी को हमें कैसे खाना ये हमारे ऊपर डिपेंड है। अभी नाउ डेज जो लाइफ स्टाइल यंगस्टर्स और जो है ना, वो एक नॉनवेज खाना एक फैशन आ गया है कि नॉनवेज खाना है। नॉनवेज से कभी भी सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मिलता है, और वो हाई प्रोटीन कहीं ना कहीं आपके लीवर को खराब करता है, आपके इंटेस्टाइन को दिक्कत करता है। आपके शरीर में जितने भी आपके लाइक कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहीं ना कहीं जाके इसमें समस्या का विषय बनती हैं। तो अगर उसका आप सेवन कर रहे हैं तो मात्रा और कब और कैसे, और सोना, मेन खाना, सोना और वर्कआउट ये ज़रूर होना चाहिए। बाकी जो है जीवन आराम से चलेगा। मतलब बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब, भरपूर नींद कम से कम 8 घंटे की लेनी बेहद हाँ, आवश्यक है। यस, और वर्कआउट की तो आपने बात कही है कि फैशन में वर्कआउट नहीं करना है, हाँ, अपना स्टेमिना को बूस्ट यस, कीजिए और यस, प्रोटीन को लेवल जो है यस। वो बताए। तो दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि जिस तरह से डॉक्टर स्वपन जी ने तमाम चीजें बताई कि वर्कआउट कैसा होना चाहिए, ये नहीं जोश जोश में होश खो बैठे। और कई हमने तस्वीरें देखी हैं कि जिम में चीजें संभाल आ जाती है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि डाइट कैसी होनी चाहिए और विरोध किया। और बिल्कुल सही बात है कि हमें शाकाहारी ही भोजन करना चाहिए क्योंकि वो पच अच्छी तरह से पाता है। डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बात की। डॉक्टर साहब एक सवाल और रहेगा इसको लेकर के कि रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है, ये जो नए 2 वेरिएंट अभी आए हैं ये उसी पे अटैक कर रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, जरा मैं वो समझना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को उसको से संबंधित कुछ बताइए। देखिए, डायरेक्ट जो ये संक्रमण इसका है कहीं ना कहीं से, वो हमारे जैसा कि 2-3 साल में हम लोगों ने जिन पेशेंट्स को देखा कि वो सांस के हमारे तंत्र पर डायरेक्ट जो है असर करता है। तो उसमें क्या है, जो हमारा लंग्स होता है उसमें कहीं ना कहीं वो संक्रमण जाके बैठ जाता है, और फिर कहीं ना कहीं फिर वो हमारी लंग्स की एक्टिविटीज़ को कंप्रोमाइज़ कर देता है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर ऑक्सीजन शरीर में नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से फिर हमारे और ऑर्गन्स जो हैं उन तक जो है हाइपोक्सीमिया होने लगता है। तो वो जो ऑक्सीजन का ना पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना और बहुत सारी चीज़ें जो शरीर में हमारे विकार आते हैं, तो वो सारी चीज़ें इससे जो है ग्रसित रहती हैं। एक डॉक्टर साहब चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, श्वसन की आपने बिल्कुल बात करी। पहले तो डाइट से एक क्वेश्चन था वो रह गया था कि मौसमी फलों का सेवन कितना लाभदायक रहेगा, और साथ साथ विटामिन सी की अगर हम बात करें, चाहे संतरा, मौसमी, नींबू, इनका उपयोग कितना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मैं आपको एक बहुत शानदार लाइन बता रहा हूँ। अगर इस लाइन को जीवन में जिसने अपना लिया, और वो समझ लीजिए बीमार नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, जो 5 इंद्रियों को हमारी अच्छा लगे वो हमारे शरीर के लिए अमृत है, और जो 5 इंद्रियों में से एक भी इंद्री को बेकार लगे वो हमारे शरीर के लिए जहर है। जैसे मौसमी फलों की बात कही, तो आंखें उसको देखती हैं, अच्छा लगता है, नाक उसको सूंघती है, अच्छा लगता है, जीभ से हम चाटते हैं, अच्छा लगता है, हाथ से छूते हैं, अच्छा लगता है। तो फल और जितने भी रंग बिरंगी चीज़ें हैं ये अच्छी लगती हैं। और वहीं अगर आप नॉनवेज को देखिए, उसको आप कटता हुआ देख लें तो आपको घिन आएगी। अगर आप उसको ब्लड निकल रहा है, कहीं मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, कहीं कीड़े पड़े हुए हैं, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम देख नहीं सकते, लेकिन वो ज़ुबान में जो टेस्ट डेवलप कर लिया है कि नॉनवेज खाना है, तो इसीलिए हम उसका सेवन करते हैं। तो इस बात के लिए जो जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये शरीर जो है क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्व का बना है। तो जितना आप प्रकृति से नज़दीक रहेंगे उतना ही शरीर आपका पोषित रहेगा और प्रॉपर जो है आपको नरिशमेंट मिलेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से डॉक्टर स्वपन ने बताया कि किस तरह से 5 इंद्रियों को जो भावे वो इस शरीर को साझे। अगर हम एक
भाषा में कहें, आसान भाषा में, जो 5 इंद्रियों को अच्छा लगे वो इसी को ही सेवन करे। डॉक्टर साहब, एक आखिरी प्रश्न आपसे और रहेगा मेरा इसको लेकर के। डोज कई लोग, अब देखिए कोरोना का जब सिलसिला बढ़ता रहा, अब लोगों के जहन में एक बड़ा, आपके पास भी पेशेंट आते होंगे, पूछते होंगे लोग कि क्या बूस्टर डोज के बाद अब सुपर डोज आएगी? जो बूस्टर डोज ले चुके हैं वो अब ये पूछ रहे हैं क्या वो सुपर डोज कोई आएगी या फिर दोबारा से लेना पड़ेगी वैक्सीन? अभी कोई ऐसी एडवाइजरी हमारे जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है उससे नहीं आई है, ना ही उसके लिए अभी कोई ऐसी मतलब जो गाइडलाइन आई है जिसकी वजह से हम लोग उसके बारे में बात करें। लेकिन हाँ, अगर कुछ इस तरह का आएगा तो सबसे पहले वो हम लोगों तक आएगा और उसके बाद आपके द्वारा पूरे विश्व में हम लोग लोगों को बताएंगे ताकि लोग उससे हमेशा जो है बचे रहें और अपना जो है ध्यान रख पाएँ।